गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, कुछ छूटा तो नहीं है और आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में आप अणु, परमाणु, यौगिक, पदार्थ सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो रिवीजन, चूंकि ये रिवीजन है, ठीक है। पहला क्या है, आप अणु, परमाणु, पदार्थ सब पढ़े होंगे। पदार्थ में आप ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक सब कुछ आपने डिटेल्स में इससे पहले के वीडियोस में पढ़ रखा है, ठीक है। हमारा H2 क्या है, ये तत्व है, और ठीक है, वहीं H2O लें, NH3 लें, ये हमारे क्या हुए, यौगिक। एक ही प्रकार के बने हुए अणु से, अणु जो होते हैं वो तत्व होते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के अणु से बने हुए एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। यौगिक एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो हमारा इसका निश्चित अनुपात में ये मिलता है। दूसरा हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम। आप लोगों को यह अच्छे से याद होगा। रासायनिक संयोजन के नियम हम लोगों ने लास्ट में 2 वीडियोस में पढ़ा था। तो रासायनिक संयोजन के नियम हमारे कितने हैं, 4। कौन कौन से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा कौन सा था, स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा था हमारा गुणित अनुपात का नियम, और लास्ट हमारा था व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण के चारों नियम, रासायनिक संयोजन के नियम के चारों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा टर्म हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि किसी भी वस्तु का 1 मोल हमने लिया, किसी भी चीज का, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। अगर हम मोल निकालते हैं फॉर्मूले के रूप में तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी वैल्यू ग्राम में होगी, ठीक है। सपोज दैट हम हाइड्रोजन लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं ना, ये 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये हमारे हाइड्रोजन की वैल्यू हुई। अब सपोज दैट हमारे हाइड्रोजन 2 मोल के हैं,
अगर 2 मोल का है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ग्राम H2 लिख सकते हैं ना। ये हमारे हाइड्रोजन परमाणु है। तो चौथा हमने क्या पढ़ा था, रस समीकरण मिति। रस समीकरण में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी केमिकल रिएक्शन का पोस्टमार्टम करना। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कोई भी रिएक्शन हो उसका चीड़-फाड़ हम क्या करते हैं, रस समीकरण मिति में करते हैं। सपोज दैट इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमने लिखा H2 + O2 = H2O। फिर इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, रिएक्शन को बैलेंस करना। अगर कोई भी समझदार लड़का है, पढ़ने में ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको बैलेंस करेगा। एंड द सेकेंड वन इज, हम इसे मोल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मोल के फॉर्म में लिख दिए। फिर हम थर्ड स्टेप क्या बताए थे, हम इसे अब ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप सभी को पता है कि 2 मोल H2 में 4 ग्राम होंगे, 1 मोल O2 में 32 ग्राम होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, और 2 मोल H2O के 36 ग्राम होंगे। ठीक है, अब हम इसे अगर मोल के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे मोल की वैल्यू 6.02 × 10⁻23, जिसको हम अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं, और इसे हम Na से डिनोट करते हैं, कैपिटल Na। तो हम इसको अगर Na के फॉर्म में लिखें, फोर NaH2, 32 NaO2 और 36 Na। सॉरी, अगर Na की वैल्यू में लिखें तो 2 NaH2, 1 NaO2 और 2 NaH2O। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, Na की जो वैल्यू होती है ये मोल के फॉर्मूले वाले पे पुट करते हैं। तो ये था हम लोगों का रस समीकरण मिति। ठीक है, हम इसके थ्रू इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम किए। अब देखिए पांचवा क्या था हमारा, सीमांत अभिकर्मक। इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है, सपोज दैट हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो जब हम
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन से हमारे 36 ग्राम H2O बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन जो है हमारे 32 ग्राम ही लग रहे हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि हम 16 ग्राम ऑक्सीजन पूरा इस्तेमाल कर लेंगे और हमारे ये ऑक्सीजन जो है ये कम पड़ेंगे। हमें 36 ग्राम H2O बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन ही दिया हुआ है। तो हम इस ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फिर हम अगला क्या पढ़े थे? 7वां देखते हैं। सातवां हमने पढ़ा था अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अणु सूत्र क्या है? सपोज दैट हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6, तो ये हमारा क्या है? ग्लूकोज का अणु सूत्र है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे लिखें रेशियो के फॉर्म में CHO612 1:1, तो ये जो हमारा मिला ये हमारा क्या है? मूलानुपाती सूत्र। अगर हम इसी को CHO के फॉर्म में लिखें तो 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज का सरलता फॉर्मूला निकला। तो जो हमारा सटीक अनुपात है ये हमारा अणु सूत्र है, और जो हमारा सरलतम अनुपात है ये हमारा क्या है? मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सार्थक अंक पढ़ा था हमने, 8वां सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है? सार्थक अंक कैसे निकालते हैं? दशमलव के कितने अंक तक की संख्याएं होती हैं तो हम उसे सार्थक अंक कहते हैं, और अगर संख्या 5 से बड़ी हो तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने सार्थक अंक में पढ़ा था। एंड द लास्ट वन इज हमने पढ़ा था 9वां सांद्रता के पद। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सांद्रता के पद। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था, अगर आपको ये सांद्रता के पद अच्छे से समझ में आ गए हैं तो क्लास 12 के पार्ट फर्स्ट में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, जो कि आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके लिए वो पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आपको वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो आप पहले समझिए बेहतर। सांद्रता के पद में हमने सॉल्यूशन के थ्रू ही पढ़ाई की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब कल फिर एक नए चैप्टर के साथ आते हैं, चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। थैंक यू।